The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना के स्लॉट की। कैसे मिलेगा ये स्लॉट, सबसे बड़ा सवाल। क्या कोई घपला चल रहा है इसकी बुकिंग में? क्या कोई बड़ी दिक्कत है? इन सब पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर भोजवाला गांव का है। सर्दी, बुखार और खांसी जैसे लक्षणों वाली बीमारी से अब तक गांव और आसपास की ढाणियों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों ने इंडिया टुडे नेटवर्क को बताया कि 30 साल के नौजवान से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग, उनका देहांत हो चुका है। हर घर में खांसी बुखार के मरीज हैं, लेकिन कोरोना की जाँच आज तक किसी की नहीं हुई। इलाज के नाम पर इन गांव वालों को झोला छाप डॉक्टरों का सहारा है। जब टीम 1.5 किलोमीटर के अंदर 5 झोला छाप डॉक्टरों से मिली तो देखा कि हालत क्या है। गांव वालों का कहना है कि आज तक कोई भी सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, जांच टीम या फिर सर्वे टीम नहीं आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत बड़े बड़े दावे करते हैं कोविड प्रबंधन को लेकर, लेकिन ये वीडियो उनके दावों की पोल खोलता है। दिन के वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,67,334 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 4,529 लोगों की मौत हुई। ये देश में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। दूसरी सुर्खी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट ने बनाई। बीते दिनों केजरीवाल ने एक ट्वीट कर केंद्र सरकार को सिंगापुर से आए कोरोना के नए रूप के बारे में चेताया था, एक्शन लेने की, फ्लाइट बैन की अपील की थी। केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया और कड़ी आपत्ति जताई। सिंगापुर उच्चायोग की तरफ से केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में सच्चाई नहीं है। भारत सरकार ने भी आधिकारिक बयान जारी किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोरोना वेरिएंट्स या सिविल एविएशन पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और सिंगापुर दोनों देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत को मदद मिल रही है, उसके लिए हम आभारी हैं और साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। आज शाम को भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी से भारत और सिंगापुर के रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। वो कहावत है ना, 24 जी चले थे 26 बनने, दुबे बन के लौट आए। तीसरी सुर्खी, वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले ने बनाई ये सुर्खी। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बनाए गए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने सरकार को सुझाव दिया था कि कोरोना से ठीक हुए लोगों को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जाए। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने के लिए कहा गया है। चौथी सुर्खी चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ी है। इस तूफान के गुजरने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही का मंजर है। दोनों राज्यों में अब तक कुल 63 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवाती तूफान के बीच फंसी नावों और ऑयल रिंग पर फंसे लोगों और कर्मचारियों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तूफान प्रभावित ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, तूफान से हुए नुकसान को देखा। इसके बाद अहमदाबाद में समीक्षा बैठक की। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। तूफान के कमजोर होते ही राजनीति भी शुरू हो गई। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री के गुजरात दीव दौरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि महाराष्ट्र में भी तूफान की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां का दौरा क्यों नहीं किया।
ताउते का असर वैसे उत्तर भारत के मौसम पर भी दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अधिकतर इलाकों में हवा के साथ बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में 20 मई तक रुक रुक कर बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने का अनुमान लगाया है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों से बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के स्लॉट्स की। हमें देश के कई हिस्सों से मेल और मैसेज आ रहे हैं कि जब कोविन ऐप पर हम लोग कोरोना वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करने जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ लौटना पड़ता है। स्लॉट एकदम भरे दिखते हैं और स्लॉट आते भी हैं तो चंद सेकंड्स में सारे खत्म हो जाते हैं। अब ये सेकंड्स में खाली स्लॉट के भर जाने के अलावा भी लोगों को कई तरह की दिक्कत आ रही है। मसलन मुकेश शर्मा हमारे दर्शक हैं, बताते हैं कि स्लॉट कब खुलेगा इसके बारे में किसी को सूचना नहीं होती। जैसे ही स्लॉट बुक होने वाला होता है अपने आप लॉग आउट हो जाते हैं। स्लॉट में स्पेस दिखता है लेकिन कंफर्म पर क्लिक नहीं होता और स्पेस खत्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कोविन में OTP की समस्या को भी फ्लैग कर रहे हैं। हमारे दर्शक प्रभात ने लिखा कि कोविन में पिन कोड डालकर देखने पर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्लॉट खाली दिखता है, लेकिन जब लॉगिन करते हैं तो पहले OTP आने में दिक्कत होती है और OTP आ भी गया तो सारे खाली स्लॉट गायब हो जाते हैं। मिस्टर इंडिया लखनऊ के सूरज बताते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए स्लॉट बुक किया, लेकिन वैक्सीनेशन से 3 दिन पहले मैसेज आया, लिखा था कि बुकिंग कैंसिल कर दी गई, कोई वजह नहीं बताई गई। अब जुगत है कि फिर से वैक्सीन का स्लॉट बुक किया जाए। तो समस्या है देश में अलग अलग लोगों को। इस पूरी दिक्कत को समझने के लिए इंडिया के वैक्सीनेशन सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम कैसा है? 16 जनवरी 2021 से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज़्यादा के ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनका टीकाकरण शुरू हुआ। दूसरा चरण शुरू हुआ तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। एक वेबसाइट सामने रखी, कोविन, पूरा नाम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। वैक्सीन लेने के पहले कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, इसे भरकर वेरीफाई करिए। इसके बाद अपने पहचान पत्र से संबंधित जानकारी दीजिए और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट का कैलेंडर आता है। आपको जिस एरिया में वैक्सीन चाहिए वहाँ का पिन कोड डालकर या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से स्लॉट बुक किया जा सकता है और फिर नियत दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन यही दिक्कत है, ये सब सुनने में जितना आसान और सहज लग रहा है उतना है नहीं और इसी को लेकर शिकायतें हैं। इसी कोविन पर ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा भी दी गई, यानी कि पहचान पत्र लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचिए, रजिस्ट्रेशन वहीं पर करवाइए और वैक्सीन लगवाइए। मुंबई, बेंगलुरु और नोएडा जैसे शहरों में तो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी आ गई। गाड़ी से आइए, गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाकर चले जाइए। और इन सब के बीच 1 मई को देश में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ और वैक्सीनेशन का अधिकांश सिस्टम ध्वस्त हो गया। सरकार ने वैक्सीनेशन पोर्टल 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए खोल दिया। कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसा चल रहा था चलता रहेगा। उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों का विकल्प होगा, लेकिन 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों को वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। शुरू के 1-2 दिन कोविन पोर्टल अचानक उमड़ी भीड़ को झेल नहीं पाया। दिक्कतें सामने आई, हमने आपको बताई थी, लेकिन इन सब के बीच बैकडोर एंट्री शुरू हो गई। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर हैकिंग के प्रयास सामने आने लगे। हैकरों ने ऐसा तंत्र बनाया कि आपके हिस्से का वैक्सीन का स्लॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत चुपके से उड़ा लिया जाता है। जम्मू के रहने वाले हमारे एक दर्शक ने बताया कि कुछ लोग आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर लेते हैं। बैकडोर से ये हैकर्स पहले स्लॉट बुक करते हैं, जैसे ही स्लॉट खुलता है वो अपने आप भरने लगता है। उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले कुछ लोगों ने इसी तरह से वैक्सीनेशन करवाया। 6 मई को moneycontrol.com में भी एक खबर छपी थी कि कुछ लोग एक खास तरह की प्रोग्रामिंग के जरिए कोविन को छका रहे हैं। ये लोग एक खास तरह की स्क्रिप्ट को इस ऐप पर चलाते हैं। स्क्रिप्ट यानी एक दूसरे प्रोग्राम के साथ चलने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम। अब इस स्क्रिप्ट के इस्तेमाल से होता क्या है, स्लॉट खुलते ही बुक हो जाता है। आम आदमी अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह कोशिश करता रह जाता है। और अब ऐसा है नहीं कि आप इस प्रोग्राम को धता बता सकें। ये स्क्रिप्ट कोविन पर बार बार वैक्सीन उपलब्ध होने की जानकारी अपने आप सर्च करता है। हम और आप थक कर स्लॉट खोजना बंद कर देते हैं, लेकिन ये तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, थकता नहीं। आम इंसान दिन में 10-20 बार कोविन पर स्लॉट चेक करेगा, लेकिन एक प्रोग्राम दिन में सैकड़ों हजारों बार कोविन को खंगाल सकता है। और जैसे ही वैक्सीन का स्लॉट उपलब्ध आता है, हैकर को अलर्ट मिलता है
और अब जो हैकर है वो आम लोगों की तरह कोविन में पूरा डेटा भी नहीं भरता, उसका ये काम स्क्रिप्ट कर देती है। ये प्रोग्राम स्लॉट बुकिंग की सारी जानकारी अपने आप कोविन में भर देता है और इसके मुकाबले आम इंसान वैक्सीन उपलब्ध होने तक जब तक संभलता है तब तक कंप्यूटर प्रोग्राम स्लॉट पूरा बुक कर देता है। हमें इस तरह के बहुत सारे दावे सुनाई दिए। ये सब संभव कैसे है? इसके लिए एक शब्द सामने आता है, API, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऐसे समझिए कि ये वो पुल है जिसके जरिए दो सॉफ्टवेयर या ऐप एक दूसरे से बात करते हैं। आसान भाषा में समझते हैं, हम जाते हैं किसी होटल या रेस्तरां में खाना खाने, तो आपसे वेटर आपका ऑर्डर लेने आता है। आपका ऑर्डर लेकर वो किचन में जाता है, किचन से तैयार खाना लेकर टेबल पर लाता है। तो ये जो वेटर है वो आपका API है, वो आपके और किचन के बीच का संपर्क है। कंप्यूटर या मोबाइल की दुनिया में भी API यही काम करता है, संदेश और जानकारियां इधर से उधर ले जाने का। ये कोई ऐप नहीं होता, बल्कि दो ऐप्स या ऐप्स और सर्वर के बीच का पुल होता है। अब जो हैकर वगैरह कोविन के सारे स्लॉट खा जा रहे हैं वो इस API की वजह से मुमकिन हो रहा है। अब जो कोविन का API है वो एकदम खुल्लम खुल्ला मिल रहा है और कोविन बनाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ही इस API को सार्वजनिक कर रखा है ताकि थर्ड पार्टी ऐप इसका लाभ उठाकर स्लॉट की उपलब्धता की जानकारी दे सकें। यानी एक अच्छी नीयत से API को सामने रखा गया था, लेकिन बदमाशों ने चुंगी लगानी शुरू कर दी। इस API की जानकारी के सहारे गेटजैप किस्म की कई वेबसाइटें स्लॉट होने का अलर्ट देती हैं और इसी API के सहारे अलर्ट के बावजूद स्लॉट भर भी जाते हैं। आप में से कई लोगों को याद होगा, ऐसा काम पहले रेलवे की तत्काल बुकिंग कराने वाले एजेंट करते थे। वो IRCTC की वेबसाइट पर ऐसे ही प्रोग्राम के जरिए आम लोगों से पहले तत्काल टिकट बुक कर लेते थे और हम कैप्चा में लगे रहते थे। 10 बजे तत्काल का विंडो खुलता था तो वेटिंग टिकट मिलती थी। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस पूरे खेल को समझने के लिए कि या इलाही ये माजरा क्या है, हमने एक IT एक्सपर्ट से भी बात की। सुनिए उनके बोल। देखिए, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये एक ह्यूमन प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है जो कंप्यूटर करेगा। टेक्निकल अगर मैं नजरिए से कहूँ तो ये हैकिंग नहीं है, ये ऑटोमेशन है। आप थोड़ा सा इनोवेटिव वर्ड इस्तेमाल करें तो आप इसे लाइफ हैक बोल सकते हैं कि इनोवेशन है एक चीज को आसान बना देने की। तो ये पॉसिबल तो है और हो भी रहा है, और उससे बचने के लिए अभी कोविन ऐप ने बीच में कैप्चा को भी इंप्लीमेंट किया, पर कैप्चा भी बाईपास हो सकता है और ये होगा भी। दूसरा, क्या ये एथिकल है, मॉरल है? मुझे लगता है ये ग्रे एरिया है, क्योंकि देखिए आपने पहले देखा होगा कई लोगों ने आधार की सिक्योरिटी को टेस्ट करने की कोशिश करी, या कोई किसी एप्लीकेशन को हैक करता है, या जैसे तत्काल की टिकटों की लोग कालाबाजारी कर रहे थे, एक साथ 100 टिकट बुक करा दी। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अनएथिकल था। यहाँ पे एक व्यक्ति ऑटोमेट करके एक से ज्यादा तो स्लॉट बुक करा नहीं सकता, और ज्यादातर जो बॉट है वो सिर्फ आपको अलर्ट दे रहे हैं कि जैसी वैक्सीन अवेलेबल होगी आपके एरिया में तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो API को यूज करके जो सरकार ने ओपन API छोड़ी है, ये जो इनोवेशन या लाइफ हैक है, ये तो सरकार को खुद कर देना चाहिए था कि जिन जिन लोगों ने साहब रजिस्टर किया एरिया में आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उनको ईमेल या SMS चले जाए कि साहब आपके यहाँ पे वैक्सीन आ गई है, आप करवा लीजिए। तो मैं ये मुझे नहीं लगता कि अनएथिकल है, मैं इसे लाइफ हैक और इनोवेशन की कैटेगरी में रखूंगा। मुझे लगता है सरकार को ये सुविधा दे देनी चाहिए थी, और हाँ, ये संभव है, हो भी रहा है। और मैंने भी ऐसे एक पॉड का इस्तेमाल करके ही वैक्सीन के स्लॉट को ढूंढा था। आपको पता है वैक्सीन तो लिमिटेड है और हर आदमी बुक कर रहा है। अगर 1 लाख लोग हर 15 मिनट में साइट को टेस्ट करते रहेंगे कि साहब वैक्सीन आई नहीं आई नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली आप 100 करोड़ लोगों का, आप एक तरह से 100 करोड़ हिट आप देख रहे हो। और अगर बॉट ये काम करता है, 10,000 लोगों के बिहार पर बॉट अपने आप सबको इन्फॉर्म करता है, तो वो लोड भी कम होता है। और मुझे लगता है कि यार ये मतलब हर सर्विस में होना चाहिए। आज होता है ना कि आप कोई नई मूवी रिलीज होती है तो आपको SMS आ रहा है, तो आपका टेलीफोन का पैक खत्म होने वाला है तो आपको SMS ईमेल आ रहा है, आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही है तो आपको ईमेल SMS आ रहा है। दिन भर हम सभी को GST के मैसेज आते हैं कि साहब डेट आ गई, GST जमा करा दो। तो वैक्सीन भी अगर अवेलेबल है तो आपको एरिया के हिसाब से SMS आ सकता है कि साहब आपके एरिया में परसों सुबह 10 बजे वैक्सीन आने वाली है, आप उस समय आके स्लॉट बुक कर लीजिए। लेकिन तमाम बातें शिकायतों पर जाकर नहीं टिकती, बात निवारण से भी जुड़ी है। केंद्र सरकार ने एक वीडियो भी जारी किया। इसके जरिए केंद्र ने यह कहने की कोशिश की कि देखिए साहब, वैक्सीन का स्लॉट बुक करना कितना आसान है, लेकिन लोग हैं कि शिकायत कर रहे हैं। तो अब इन शिकायतों का क्या किया जाए? कोई बैठे ठाले तो सरकार के काम की आलोचना नहीं करेगा, सबको टीका चाहिए। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन खामियों को दूर करे। हम एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं, वैक्सीनेशन का ये तरीका फुल प्रूफ नहीं है। इसमें एक और बड़ा झोल है और इसमें हैकर महाशय का कोई रोल नहीं है। झोल ये है कि ऐसा लग रहा है कि तरीका सिर्फ शहरी भारत या डिजिटल भारत के लिए बनाया गया, लेकिन इस वैक्सीन पर तो समाज के हर एक वर्ग और हर एक हिस्से का अधिकार है, होना चाहिए। ऐसे में क्या गांव में जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है या इंटरनेट की लिटरेसी उतनी नहीं है,
तब बुकिंग कैसे कर पाएंगे लोग? इस तेज, कठिन और किंचित धूर्तता से भरे सेटअप में वैक्सीन कितनी उपलब्ध है, आप गांव वालों से खुद ही सुन लीजिए। इस रविवार मैंने भी वैक्सीन लगवाया, खुद को भी लगवाया, दीदी और भैया उनके लिए भी स्लॉट बुक करवाया। पर वो स्लॉट बुक करने का जो प्रोसेस है वो 3 दिनों तक लगातार चला, तब जाके चौथे दिन स्लॉट बुक हो पाया। मैंने तो जैसे तैसे कर लिया, पर ये जो प्रोसेस है वो उनके लिए ही है जिनके हाथों में इंटरनेट है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, क्योंकि जिनके पास ये नहीं तो वो बुक नहीं करवा पाएंगे या फिर वैक्सीन लगवा नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है, जिनके पास इंटरनेट नहीं, इस प्रोसेस के भरोसे कब तक वो खुद को वैक्सीन लगवाएंगे और इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और प्रोसेस को थोड़ा बदलाव करे या फिर इसमें थोड़ा तेज़ी लाए। वैक्सीन बुक करने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। जब भी वैक्सीन बुक करनी होती है तो कम से कम 5 से दिन लग जाते हैं और डेली 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है वैक्सीन बुक करने का। कभी मतलब 5 बजे बैठते हैं वैक्सीन बुक करने के लिए तो कभी 9, 10, 11 बजे तक करते रहते हैं, फिर भी स्लॉट नहीं मिलता है। और यदि कभी स्लॉट मिल भी जाता है तो मुश्किल से 3 या 5 सेकंड के अंदर स्लॉट बुक हो जाता है, वो भी नज़दीक का। यदि कोई दूर का स्लॉट लेना हो तो वो 15 से 20 सेकंड के आसपास चलता है। तो वैक्सीन बहुत समस्या आ रही है और एक स्लॉट खोलने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कितने बजे खोले, 8 बजे खोले, 9 बजे खोले, कभी 8 बजे खोलते हैं, कभी 9 बजे खोलते हैं, तो ये पता नहीं रहता कहाँ का स्लॉट कितने बजे खुलेगा। और कभी कभी तो सुबह 6 बजे खोल देते हैं, तो ये पता नहीं रहता है कि 6 बजे खोले या 7 बजे खोले। जो वैक्सीन लगाने वाला बंदा वो कितने बजे वैक्सीन लगाए, कितने बजे हमारे को स्लॉट मिलेगा, कितने बजे स्लॉट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हर बंदे के साथ यही समस्या, हमने और भी ट्राई की थी, हर के साथ सेम समस्या ही आ रही है। अब हमें चाहिए क्या? क्या होना चाहिए वैक्सीनेशन का आदर्श सेटअप? कल को वैक्सीन आ गई पर्याप्त मात्रा में, इसकी उपलब्धता की किल्लत खत्म भी हो गई, तब भी क्या इसी लचर तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी? रूस चलते हैं, यहां पर मॉल, पार्क, हर जगह वैक्सीन के केंद्र खोल दिए गए हैं। देखिए, रूस में वैक्सीनेशन यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुका है वो हो चुका है फरवरी से, ऑलमोस्ट लोकल नॉर्मल पब्लिक के लिए। सो वैक्सीनेशन कराने के यहाँ पे एक्चुअली में 4 विंडोज इनने दिए हैं। पहला हॉस्पिटल्स में, दूसरा प्राइवेट क्लिनिक में आप जा सकते हैं, तीसरा वैक्सीनेशन कैंप शॉपिंग मॉल्स में लगे रखे हैं। यहाँ पे काफी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में वैक्सीनेशन कैंप है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जा सकता है। चौथा है यहाँ पे जो सिंगल विंडो एक जन सुविधा केंद्र होता है, यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट सेंटर बोलते हैं उसको, वहां पे भी आप जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। और पांचवा है यहाँ पे जो आपके जो पार्क्स हैं, जो बड़े बड़े पार्क हैं यहाँ पे, मतलब पूरे मौसम में काफी सारे पार्क हैं, उन पार्कों में भी छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं। और इन सभी सेंटर्स में रूसी नागरिकों के लिए तो ये है कि भाई वो अपना पासपोर्ट ले जाएं, जो कि नॉर्मल लोकल पासपोर्ट होता है उनका, उसको दिखाएं और वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और उनका रिकॉर्ड भी रहता है कि आपको पहली वैक्सीन लगी है या दूसरी वैक्सीन लगी है। सो अगर आपको पहली लग चुकी है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उस सर्टिफिकेट को ले जाएं आप और वहां पे अपनी दूसरी वैक्सीन का शॉट ले सकते हैं। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि 3 हफ्ते का समय बीत चुका है पहले और दूसरे के बीच में, हाँ, तो वो दूसरा शॉट आप लेके आ सकते हैं। सो ये तो है 4 जगह जहां पे आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब रूस से चलते हैं यूके, सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने वाले देशों में एक, और यहाँ पर वैक्सीन कैसे लगाई जा रही है खुद सुनिए। एनएचएस एक सेंट्रलाइज बॉडी और हर इंसान ट्रैक्ड है, तो जब ये बोलते हैं कि अभी हम 40+ का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आप उस केस में आप एक एनएचएस की वेबसाइट में जाएंगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएंगे और वो जैसे ही देखेंगे कि आप 40+ के हैं तो आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं उसमें, बिकॉज ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एज स्लॉट है, राइट। सो ये तो हो गया सेल्फ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर दे आर ऑल्सो डूइंग बाय इनवाइट, आमंत्रण देके, इनविटेशन देके भी वो लोगों को बुला रहे हैं जो सेल्फ रजिस्टर नहीं कर रहे हैं या उस एज ग्रुप में नहीं आते, उससे यंग हैं या उससे ओल्ड हैं और छूट गए हैं, या वो किसी और कोई और हेल्थ इश्यूज हैं उनको। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ को अस्थमा है, हम दोनों सेम एज के ही हैं लगभग। तो एक 45+ जब चल रहा था तभी उनको इनवाइट आया, जबकि वो उस एज ब्रैकेट में फॉल नहीं करती थी, वो उससे कम एज में थी। जस्ट बिकॉज उनको अस्थमा था तो उनको पहले ही, मुझसे भी पहले उनको वैक्सीनेशन का इनवाइट आ गया और उनको लग गया। सिमिलरली मुझे भी बाय इनवाइट आया, वो अभी उस एज ब्रैकेट का वैक्सीनेशन चल रहा था जिस एज ब्रैकेट में मैं नहीं आता हूँ, मैं उससे कम में हूँ, लेकिन तब भी उनके पास स्लॉट थे। उनकी प्लानिंग ऐसी है कि जैसे ही उनको स्पेयर स्लॉट मिलता है तो वो इनवाइट भेजने लगते हैं। मेरे काफी जानने वाले दोस्तों में
इस सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, कई लोगों को बाय इनवाइट आया है, और आप ऑब्वियसली सेल्फ रजिस्टर तो करवा ही सकते हैं, तो काफी स्ट्रीमलाइन है, काफी प्लान्ड है। तो इस वजह से एक और एडिशनल चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इन्होंने रिसेंटली कंसंट्रेटेड वैक्सीनेशन चालू किया है हॉटस्पॉट्स पे। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं गार्जियन की रिपोर्ट, द गार्जियन जो यहाँ का न्यूज़पेपर है, उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी 1 in 5 केसेस ऑफ अराउंड 2500 केसेस जो डिटेक्ट हुए हैं नए वेरिएंट के B16172 जो नया वेरिएंट है, उसके नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। एक सर्टेन एरिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक एरिया है ब्लैकबर्न एंड डार्विन और बोल्टन करके। तो उन्होंने क्या किया है वहां पे उन्होंने ये सब तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, जो मैंने अभी पहले बोला कि फेस्ड अप्रोच हो गया या आपको बाय इनवाइट करके और सेल्फ रजिस्टर करके, इन्होंने मेकशिफ्ट मास वैक्सीनेशन साइट्स वहां पे क्रिएट कर दिए हैं। तो जैसे बोल्टन एक करके एरिया है जहाँ पे अभी ये वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है, तो उन्होंने मेकशिफ्ट वैक्सीनेशन साइट कर दी है और इनवाइट कर दिया है कि कोई भी आके लगवा सकता है। इवन 12+ की एज लिमिट को भी फाइजर लग रही है। तो ये सब करके करना चाह रहे हैं कि जैसे चलो अभी स्प्रेड हो रहा है, हमें पता चल गया है कि वायरस स्प्रेड हो रहा है एक सर्टेन एरिया में, तो उनका आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा उस एरिया के लोगों को वैक्सीनेट कर दो ताकि वो वहीं पे उसका स्प्रेड कंटेन हो जाए। कमोबेश ऐसी ही स्थिति फ्रांस की भी है। फ्रांस में क्या है कि अभी तक क्या था कि जो 50 साल से ऊपर के लोग थे, केवल उनके लिए स्लॉट्स खुला था। तो यहाँ पे स्लॉट बुकिंग के लिए क्या होता है कि एक ऐप है, उसका नाम है डॉक्टरलिब। सो doctorlib.fr। तो ये एक प्राइवेट ऐप है, ये गवर्नमेंट का ऐप नहीं है, लेकिन सारा बुकिंग इस ऐप से होता है। तो इसमें क्या है कि आप ऐप पे जाएंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके घर के आसपास कितनी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका शहर है या आपके करंट लोकेशन को ऐप कैप्चर कर लेता है, और आपके आसपास जो भी आप एड्रेस चुनते हैं या आपका जो लोकेशन कैप्चर किया हुआ है उससे कितने कितने दूर पे कौन कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर का सारा डिटेल्स, और कब वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए जगह खाली है। और उसी टाइम आपको ये भी पता चल जाता है कि वहां पे जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो वहां पे उनके पास वैक्सीन कौन सी है। तो अभी 50 साल के ऊपर वालों के लिए तो हमेशा से खुला हुआ था। जैसे अगर कोई 50 साल से ऊपर का है तो वो अगले सप्ताह अगर खाली है तो अगले सप्ताह ले सकता है। अगर उसको जून फर्स्ट वीक में जाना है, जून फर्स्ट वीक में ले सकता है। 12 मई से क्या है कि 12 मई से सबके लिए खोल दिया गया है, जो 50 साल से कम है और 18 साल से ऊपर है उनके लिए भी। लेकिन उसमें बस एक है कि आज अगर मैं 50 साल से कम हूं और अगर मैं आज देख रहा हूं अपॉइंटमेंट के लिए, तो मेरे को केवल आज कहीं पे या कल कहीं पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो केवल वही दिखाएगा। तो 50 साल से ऊपर के लिए हर जगह अवेलेबल है। 18 से 50 साल के लोगों के लिए आज और केवल कल का स्लॉट जो नहीं बुक होता है वो अगर अवेलेबल होता है तो हम लोग बुक कर सकते हैं, और ये एक ऐप पे होता है। अब सवाल उठता है कि हम दूसरे देशों की बात क्यों करते हैं। उससे पहले हम ही बता दें कि हमें खुद को फिर से आंकने और देखने की जरूरत है। तमाम उपलब्ध पैमानों के साथ अपने देश की नीतियों को समझने की जरूरत है। सवाल उठाने की जरूरत है कि वैक्सीन सबको क्यों नहीं लग रही, वैक्सीन का सिस्टम कठिन क्यों है, सबको वैक्सीन के दोनों डोज जल्द से जल्द देने की योजना क्या है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।